हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जॉइन एमएनएस एकेडमी। जो आज हम चैप्टर करने वाले हैं वो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। सो अभी तक हमारा मोस्टली जो बायो का पार्ट कंप्लीट हुआ है वो 11th का ही है, तो हम ऐसा कर रहे हैं कि पहले 11th का ही पूरा पोर्शन कंप्लीट कर लेते हैं, देन बायो के लिए हम उसके बाद 12th में जाएंगे। तो इसलिए अभी उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं एंड ये चैप्टर 11th का है, इसके बाद के भी कुछ चैप्टर्स 11th के ही होंगे। सो अभी स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर से। तो इस चैप्टर में हमें डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ के बारे में पढ़ने हैं एंड वो टिश्यू हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, हमें वो एग्जाम्पल रखना है। एंड जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से, तो वो भी वो टिश्यू कहाँ प्रेजेंट है, या जैसे कि एपिथेलियल सेल्स है वो कहाँ प्रेजेंट है, सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स है या न्यूरल एपिथेलियल सेल्स है, ये सब कहाँ प्रेजेंट होंगे। न्यूरल सेल्स होते, सिर्फ न्यूरल एपिथेलियल नहीं होते, तो ये सब सेल्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, उनकी लोकेशन इन आवर बॉडी हमें याद रखनी है। Let's start with introduction. In multicellular animals, a group of similar cells along with intracellular substance perform a specific functions. Such an organization is called tissue. So जो हमारा टिश्यू है ये सब हमारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है। यूनिसेलुलर में टिश्यू या फिर बाकी की ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन सिस्टम, वो नहीं होता है, बिकॉज उसमें एक ही सेल है एंड ये एक अकेले सेल ही अपना पूरा फंक्शंस कंप्लीट करता है। जो भी उसको करने हैं, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, डाइजेशन है, सब कुछ इस सेल के अंदर ही होता है। तो उसके अंदर टिश्यू या फिर बाकी सिस्टम्स फॉर्म नहीं होते हैं। बट जो हमारे मल्टी सेलुलर एनिमल्स है या जो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, उनके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं और उस सेल के अंदर बहुत सारे चीज़ें प्रेजेंट होती हैं और वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके कुछ ना कुछ स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं। तो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे हमारे बहुत सारे सेल्स हैं एंड वो एक दूसरे के साथ एक्ट करके कोई एक फंक्शन करते, प्रॉपर फंक्शन करते हैं, उस सिस्टम को हम टिश्यू बोलते हैं। ऑल कॉम्प्लेक्स एनिमल्स कंसिस्ट ऑफ ओनली 4 बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यू. These tissue are organized in specific portion and pattern to form an organ like stomach, lung, kidney and heart. So जो भी हमारे एनिमल्स है, कॉम्प्लेक्स एनिमल्स है, मीन्स जो हमारे हायर ऑर्गेनिजम्स है, जहाँ अर्थ्रोपोडा है या उससे पहले हम एम्फीबियंस वगैरह देखते हैं, उन सब में हमारे जनरली 4 टाइप के ही टिश्यूज़ होते हैं। एंड ये जो टिश्यू होते हैं यही एक साथ एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में या एक पैटर्न फॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से हमारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन जैसे कि स्टमक, लंग और बाकी जो हमारे ऑर्गन्स है वो सब उन 4 टाइप के बेसिक टिश्यू की हेल्प से ही फॉर्म होते हैं। When 2 or more organs perform a common function by their physical and or chemical interaction, they together form organ system. Example digestive system, respiratory system, etc. So जब हमारे 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्गन एक साथ मिलके कोई कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जहाँ पे हमारा केमिकल या फिर कोई फिजिकल इंटरेक्शन होता है, तो वो हमारा एक ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करते हैं। और ऑर्गन सिस्टम का एग्जांपल है डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो मैं इसको थोड़ा सिंपल मैनर में समझाती हूँ। जैसे जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें आप देखोगे बहुत सारे ऑर्गन्स है। जैसे हमारा स्टमक है, वो स्टमक एक ऑर्गन है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ईसोफेगस है, माउथ है। तो ये सारे क्या है, एक एक ऑर्गन है और ये हमारा एक डाइजेशन का काम कंप्लीट करने के लिए एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं एंड एक फंक्शन फॉर्म करते हैं, पूरा फंक्शन करते हैं। तो इस टाइप के सिस्टम को हम कह रहे हैं ऑर्गन सिस्टम। सेम रेस्पिरेटरी में भी हमारे क्या होते हैं, लंग्स होते हैं, एल्वियोलाई है, उसके बाद ट्रैकिया है। तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ कंबाइन करके हमारा रेस्पिरेशन का फंक्शन कंप्लीट करती हैं। तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम भी हमारे ऑर्गन सिस्टम का ही एक एग्जाम्पल है। Cells, tissue, organ and organ systems split up the work in a way that exhibit division of labor and contribute to the survival of the body as a whole. So जो हमारे बॉडी के सेल्स हैं, टिश्यू है, जो ऑर्गन है, एंड देन उसके बाद जो हमारा ऑर्गन सिस्टम फॉर्म होता है, तो वो जो भी हमारी बॉडी का वर्क है, मीन्स जो भी हमारे काम है, लेबर जैसे कि रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, वो सब क्या है, वो सब उन लोग ने सब ऑर्गन्स में या टिश्यूज़ में या सिस्टम के में अपने आप को धीरे धीरे डिवाइड कर दिया है उस वर्क को। कि जैसे कि हमारा रेस्पिरेशन का काम जो है वो मैक्सिमम हमारा लंग्स करता है, डाइजेशन का काम जो है हमारा स्टमक एंड इंटेस्टाइन में होता है, वैसे ही एक्सक्रीशन का आप देखोगे तो किडनी में होगा। तो ये जो भी हमारे बॉडी के फंक्शन हैं ये इक्वली इनका डिवीजन हो रखा है सब ऑर्गन्स में, और ये ऐसा होल हमारी बॉडी को लाइव रखने में, ज़िंदा रखने में या सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट है। देन एनिमल टिश्यू. The structure of the cells vary according to their function. Therefore, the tissue are different and are broadly classified into 4 types.
सो जो भी अब हमारे स्ट्रक्चर जो फॉर्म होते हैं उनमें हमारे 4 टाइप के ही सेल होते हैं एंड जो उनका फंक्शन होता है उसके ऊपर हमारे सेल कहाँ पे प्रेजेंट होंगे वो डिपेंड करता है। तो जैसा हमने लास्ट स्लाइड में भी देखा था कि हमारे जनरली 4 टाइप के ही टिश्यूज़ होते हैं जिससे हमारा पूरा ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम फॉर्म होता है। तो 4 टाइप्स हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल। तो ये हमारे 4 टाइप के टिश्यू हैं जो हमारे एनिमल्स में फाउंड आउट होते हैं। देन आप स्टार्ट कर रहे हैं एपिथेलियल टिश्यूज़ के साथ। द टिश्यू विच हैज़ फ्री सरफेस एंड फेसेस आइदर ऑन बॉडी फ्लूइड और आउटसाइड द एनवायरनमेंट एंड थर्स प्रोवाइड कवरिंग और लाइनिंग फॉर सम पार्ट ऑफ द बॉडी। सो ये जो एपिथेलियल टिश्यू है ये क्या करता है, ये आउटसाइड कवरिंग प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी की, या एक ये हमारी बॉडी को ऐसी लाइनिंग प्रोवाइड करता है जो उसको हमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट करता है। सो जो हमारी स्किन है, स्किन हमारी एपिथेलियल टिश्यू का एग्जांपल है, बिकॉज जो भी हमारा आउटसाइड का एनवायरनमेंट है हमारी स्किन हमारी बॉडी को उससे सेपरेट कर रही है। सो एपिथेलियल का आप सिंपल एग्जांपल ऐसा स्किन से आप याद रख सकते हो। द सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विथ लिटिल इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स। अब जो हमारे एपिथेलियल सेल्स है ये एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, बीच में इनके स्पेसेस कम है और जो थोड़ा बहुत स्पेसेस है वहाँ पे इंट्रासेल्युलर मैट्रिक्स प्रेजेंट है। जैसे हम प्लांट के केस में देखते हैं ना कि वहाँ पे छोटे छोटे इंट्रासेल्युलर स्पेसेस होते थे एंड वहाँ पे एयर फिल्ड होता था, तो वैसे ही जो ह्यूमन के केस में है या एनिमल के केसेस में है वो जो बीच में स्पेसेस है वहाँ पे एक मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। मैट्रिक्स मीन्स एक हमारा कुछ लिक्विड टाइप का सब्सटेंस होगा, लिक्विड नेचर का, जो उसे फ्लूइडिटी मेंटेन करेगा। There are 2 types of epithelial tissue, namely simple epithelium and compound epithelium. सो जो अब हमारा एपिथेलियल टिश्यू है अगेन उसके 2 टाइप्स हैं। तो जो फर्स्ट है वो है सिंपल एपिथेलियम एंड जो सेकंड वन है वो है कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स एंड फंक्शन एज अ लाइनिंग फॉर बॉडी कैविटीज, डक्ट एंड ट्यूब्स। सो जो सिंपल एपिथेलियम है वो सिंगल लेयर ऑफ सेल से फॉर्म होता है एंड इसका फंक्शन क्या है कि जो भी हमारी बॉडी कैविटीज़ है, डक्ट्स है या जो ट्यूब है उनकी जो इनर बाउंड्री है उसको फॉर्म करना। तो जैसे मान लो हमारा ईसोफेगस था, ये ईसोफेगस है, तो जो इसके अंदर की लाइनिंग की तरफ सेल होंगे ना ये वाले हमारे सिंपल एपिथेलियल सेल्स होंगे। द नेक्स्ट इज कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ 2 or more cell layers and has protective function as it does in our skin. सो जो कंपाउंड एपिथेलियल है ये क्या होता है, ये हमारे प्रोटेक्टिव लेयर की तरह यूज़ किया जाता है हमारी बॉडी में। तो ये जो प्रोटेक्टिव लेयर है अब इसको प्रोटेक्टिव लेयर की तरह रखना है तो इसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। तो जैसे हमारा सिंपल में सिर्फ एक लेयर ऑफ सेल था तो यहाँ पे 2 या फिर उससे ज़्यादा लेयर ऑफ सेल होंगे और ये हमारे स्किन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो जो हमारी स्किन है वो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू का एग्जाम्पल है। देन नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ द सिंपल एपिथेलियम इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। अब जो हमारे एपिथेलियल सेल्स में या जो सिंपल एपिथेलियल सेल में मॉडिफिकेशन होती है उसके बेसिस पे हमने सिंपल एपिथेलियम को अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट इज स्क्वैमस, सेकेंड इज क्यूबॉइडल एंड थर्ड इज कॉलुमिनार। सो अभी इनमें क्या डिफ्रेंशिएशन है या क्या मॉडिफिकेशन है उसको देखेंगे हम। स्क्वैमस एपिथेलियम। द स्क्वैमस एपिथेलियम इज मेड ऑफ सिंगल थिन लेयर एंड फ्लैटेंड सेल विथ रेगुलर बाउंड्रीज। सो जो स्क्वैमस एपिथेलियम है उसमें क्या है, एक सिंगल लेयर है और वो सिंगल लेयर में हमारे इरेगुलर बाउंड्री के फ्लैटेंड सेल्स होते हैं जो एक ही लाइन में या फिर एक ही लेयर में प्रेजेंट होते हैं। दे आर फाउंड इन वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स एंड एयर सैक्स ऑफ लंग्स एंड आर इन्वॉल्व इन फंक्शन लाइक फॉर्मिंग अ डिफ्यूजन बाउंड्री। तो स्क्वैमस एपिथेलियल के सेल कहाँ प्रेजेंट हुए, उसका एग्जाम्पल हुआ हमारे एयर सैक्स ऑफ लंग्स और हमारी ब्लड वेसल की जो इनर लाइनिंग है वहाँ पे उसकी वॉल्स को फॉर्म करने में। एंड ये तो कहाँ प्रेजेंट हुए वो हो गया। उसके अलावा इनका फंक्शन क्या हुआ, ये ऐसा डिफ्यूजन बाउंड्री की तरह एक्ट करते हैं, मींस इनके थ्रू हमारा कोई भी चीज़ का एक्सचेंज होगा। तो जैसे ब्लड वेसल है वहाँ पे हमारा ब्लड का जो एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो एक्सचेंज होता है विद द लंग्स के सैक्स में या लंग्स में जाने के बाद एल्वुलाई में जो एक्सचेंज होता है, तो वहाँ पे ये एक थिन लेयर की तरह प्रेजेंट होते हैं। एंड बिकॉज अगर लेयर थिन होगी तो वहाँ पे डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है वो ईजी हो जाएगा। तो हमारे स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स जो हैं वो कहाँ प्रेजेंट है, वो हमारे ब्लड वेसल्स में और लंग्स के एयर सैक्स में प्रेजेंट होते हैं।
देन नेक्स्ट जो है वो है क्यूबॉइडल एपिथीलियम। द क्यूबॉइडल एपिथीलियम इज कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स। सो अब इसके नाम से आप याद रख सकते हो कि क्यूबॉइडल एपिथीलियल सेल्स है तो इसके सेल्स कैसे होंगे, क्यूब लाइक होंगे। दिस इज कॉमनली फाउंड इन डक्ट्स ऑफ ग्लैंड and tubular parts of nephron in kidney and its main function are secretion and absorption. So अब जो हमारे क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स है वो कहाँ प्रेजेंट हो रहे हैं, तो ये हमारी बॉडी में ग्लैंड्स जो होती हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं या फिर ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में प्रेजेंट होते हैं। एंड नेफ्रॉन हमारी किडनी का पार्ट है तो इनडायरेक्टली आप बोल सकते हो कि हमारे जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल्स है वो हमारे किडनीज में प्रेजेंट होते हैं। देन इनका फंक्शन क्या है, इनका मेन फंक्शन है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। द एपिथेलियल ऑफ प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब ऑफ नेफ्रॉन इन किडनी हैज़ माइक्रोविलाइज। सो जो अब हमारा एपिथेलियल क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स जो प्रेजेंट है हमारे पीसीटी में, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में, तो वहाँ पे हमारे माइक्रोविलाई होते हैं। तो माइक्रोविलाई का मेन फंक्शन यही होता है कि उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, तो सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से वो एब्जॉर्प्शन कर पाते हैं। So next is columnar epithelial cells. The columnar epithelial is composed of a single layer of tall and slender cells. Their nuclei are located at base. Free surface have microvilli. So जो columnar epithelial cell है वो हमारे tall slender cells होते हैं। मीन्स ये भी एक क्यूब कैसा होता है, क्यूब में हम स्क्वायर यूज़ करते हैं, देन स्क्वायर से हमारा क्यूब फॉर्म होता है इस तरीके से। और क्यूबॉइड क्या होता है, उसमें हमारे रेक्टेंगल फेसेस होते हैं। तो अगेन जो हमारा कॉलुमिनार सेल होगा उसमें हमारे ऐसे क्यूबॉइडल शेप के सिंगल लेयर टॉल एंड स्लेंडर सेल होंगे। एंड जो इनका न्यूक्लियस होता है या न्यूक्लियाई होता है वो इनके बेस में होता है। एंड उसके अलावा यहाँ पे फ्री सर्फेसेस होती हैं तो उन फ्री सरफेस पे अगेन माइक्रोविलाई प्रेजेंट होता है। सो माइक्रोविलाई प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये सेल्स भी हमारा एब्जॉर्प्शन में ही हेल्प करेंगे। दे आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन एंड हेल्प इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो अगेन ये भी हमारे क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल की तरह स्टमक की लाइनिंग में प्रेजेंट होते हैं या फिर इंटेस्टाइन की लाइनिंग में प्रेजेंट होते हैं। एंड ये भी एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन में ही हेल्प करते हैं। द नेक्स्ट इज सीलिएटेड एपिथेलियम। इफ द कॉलुमिनार और क्यूबॉइडल सेल्स bear cilia on their free surface they are called ciliated epithelium. So अब जो हमारे कॉलुमिनर सेल्स थे एंड जो क्यूबॉइडल सेल्स थे, अगर उनके ऊपर कुछ ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो तो हम उस टाइप के एपिथेलियल सेल्स को सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स बोलते हैं। द फंक्शन इज टू मूव पार्टिकल्स फ्रॉम म्यूकस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द एपिथेलियम। सो जो सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स हैं उनका क्या फंक्शन है, उनका यही फंक्शन है कि अगर कहीं पे म्यूकस प्रेजेंट है और किसी चीज़ को हमें उसके थ्रू पास करना है तो ये जो सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स हैं ये क्या करते हैं, ये एक डायरेक्शन में मूव करते हैं एंड जो भी हमारा पार्टिकल होगा किसी ट्यूब के थ्रू, मान लो ये हमारा ट्यूब है, यहाँ पे फूड है एंड इस फूड को हमें चाहते हैं कि ये हमारे इसोफेगस से स्टमक में जाए, तो यहाँ पे जो भी एपिथेलियल सेल्स होंगे सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स वो क्या करेंगे, वो अपना जो मूवमेंट है वो एक डायरेक्शन में करेंगे, मेंटेन करेंगे एंड उसके बाद ये जो फूड है उसको हेल्प करेंगे कि वो हमारे नीचे के बाकी जगह पे मीन्स स्टमक में जाए। ये मैं आपको एग्जांपल के लिए बोल रही हूँ कि बिकॉज आप उसके एपिथेलियल सेल्स के लंग्स में या फिर जहाँ से फूड जा रहे हैं वहाँ पे बेटर वे में समझ पाओ इसलिए। बट ये जो हमारा सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स है ये हमारे इसोफेगस में नहीं प्रेजेंट होता है। तो जो हमारा सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स है ये हमारे ब्रोंकियोल्स एंड फैलोपियन ट्यूब्स में प्रेजेंट होता है। देन नेक्स्ट इज ग्लैंडुलर एपिथेलियम। Some of the columnar or cuboidal cells get specialized or secretion and are called glandular epithelium. So अब हमारे जो क्यूबॉइडल सेल्स थे या जो कॉलुमिनर सेल्स थे उनमें से कुछ सेल्स के पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो सिक्रीशन कर सकते हैं, इसलिए उनका नाम हम ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स रखते हैं। There are mainly two types, unicellular consisting of isolated ग्लैंडुलर सेल्स। सो जो अब हमारे ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं। एक हो सकता है यूनिसेलुलर जहाँ पे वो एक सेल है वो कोई भी सिक्रीशन कर रहा है, और उसके अलावा कहीं कहीं पे मल्टी सेलुलर हो सकता है, उसमें क्या होता है कि बहुत सारे सेल एक साथ एक्ट करके एक ही सिक्रीशन को वहाँ पे रिलीज़ करते हैं। तो जो यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स है उसका एग्जाम्पल है ग्लैंडुलर सेल्स। तो ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल में होते हैं एंड इसका एग्जांपल है गॉबलेट सेल्स। तो ये गॉबलेट सेल्स वहाँ पे हमारे कुछ सिक्रीशन
रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमारे डाइजेशन में हेल्प होता है। देन जो मल्टी सेल्यूलर है उसका एग्जांपल है सलाइवरी ग्लैंड्स। तो सलाइवरी ग्लैंड्स कहाँ होते हैं, ये हमारे माउथ में होते हैं एंड ये सलाइवा में सिक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से अगेन हमारे डाइजेशन में ही हेल्प होती है। देन नेक्स्ट जो है ये है हमारा ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स। सो ये देख सकते हो ये यूनिसेल्यूलर वाला है, यहाँ पे एक सेल है एंड यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स जो हैं वो एक साथ एक चीज़ का सिक्रेशन कर रहे हैं, जो दोनों हमें डाइजेशन में ही हेल्प कर रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ pouring their secretion, glands are divided into two categories, namely exocrine and endocrine glands. So अब जो सिक्रीशन फॉर्म होता है वो कैसे रिलीज़ होता है उस बेसिस पे हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं हमारे ग्लैंड्स को। तो एक है एक्सोक्राइन एंड एक है एंडोक्राइन। तो हमने अभी हमारा जो एक्सोक्राइन या जो हार्मोन वाला चैप्टर था वो कंप्लीट कर लिया था। तो ये हमने वहाँ पे देखा था कि कुछ जो हमारे सिक्रीशन होते हैं वो विदाउट डक्ट रिलीज़ होते हैं, मीन्स उनमें उनको पास करने के लिए फ्रॉम द साइट जहाँ पे वो फॉर्म हुए हैं वहाँ से जहाँ पे उनकी एक्शन साइट है वहाँ तक जाने के लिए कोई वहाँ पे ग्लैंड नहीं होता है। तो उस टाइप के को जो भी सिक्रीशंस होते हैं उसको हम एंडोक्राइन बोलते हैं एंड जो सेकंड वाला होता है तो एक्सोक्राइन होता है। तो जो अब हमारा सिक्रीशन कैसे हमारे टारगेट सेल पे पहुँच रहा है उसके बेसिस पे हमने यहाँ पे ग्लैंड्स को दो पार्ट में डिवाइड किया है। तो एक है एक्सोक्राइन एंड एक है एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन glands secrete mucus, saliva, earwax, oil, milk, digestive enzyme and other products. So जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है वहाँ से क्या क्या सिक्रीट होता है, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड में हमारा म्यूकस, सलाइवा, ईयरवैक्स, ऑयल और ये सब एग्जांपल्स है, ये आप एक बार याद कर लेना। वैसे इस पार्ट से तो उतना क्वेश्चन नहीं आया बट आप एक बार पढ़ सकते हो सकता है अगर कहीं आ जाए तो आप इसको मार्क कर लेना। These products are released through duct और ट्यूब्स। तो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है से जो भी हमारा सिक्रीशन रिलीज़ हो रहा है एक्सोक्राइन ग्लैंड का वो सब डक्ट के थ्रू रिलीज़ होता है या फिर कोई ट्यूब होती है जो उसके टारगेट साइट तक रिलीज़ करती है। इन कॉन्ट्रास्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स डू नॉट हैव डक्ट्स, देयर प्रोडक्ट्स कॉल्ड हार्मोन्स आर सिक्रीटेड डायरेक्टली इनटू द फ्लूइड बाथिंग द ग्लैंड। सो जो अब हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड्स है उनके पास तो कोई डक्ट नहीं है तो इसलिए हम इनको डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं। तो जो उनका सिक्रीशन निकलता है एंडोक्राइन ग्लैंड से हम उसको हार्मोन्स बोलते हैं एंड ये डायरेक्टली जो हमारा ब्लड होता है वहाँ पे सिक्रीट होता है एंड वो ब्लड मूव करता है और वो ब्लड मूव करते हुए टारगेट ऑर्गन तक जाता है। देन नेक्स्ट जो है अब हमारा कंपाउंड एपिथेलियल सेल्स। तो अभी हमने हमारा सिंपल एपिथेलियल सेल जो था वो कंप्लीट कर लिया और नेक्स्ट जो है वो है कंपाउंड एपिथेलियल। कंपाउंड एपिथेलियम इज़ मेड ऑफ मोर देन वन लेयर और cells and thus has limited role in secretion and absorption. So जो कंपाउंड एपिथेलियल सेल्स थे वो कैसे फॉर्म हो रहे थे, वो एक से ज़्यादा टाइप के सेल्स की लेयर की वजह से फॉर्म हो रहे थे। तो ये मल्टी लेयर सेल थे एंड इसके वजह से इनका जो फंक्शन है वो सिर्फ सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन तक ही लिमिटेड है। तो इनके कोई ज़्यादा फंक्शन नहीं होते बॉडी में, सिर्फ ये मैक्सिमम टाइम सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में ही इन्वॉल्व होते हैं। Their main function is to provide protection against chemical and mechanical stress. So इनका मेन फंक्शन क्या है कि ये केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस को मेंटेन करते हैं, उनसे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो केमिकल स्ट्रेस मीन्स कि अगर हमारे बॉडी का कोई भी जैसे सॉल्ट कंटेंट है या फिर जो भी हमारे बॉडी में आयंस है अगर उनका लेवल चेंज हो जाता है तो ये उन सब चीज़ों को मेंटेन करने में हेल्प करता है, या ऑस्मोटिक प्रेशर है उन सब चीज़ों को चेक करके रखता है। They cover the dry surface of the skin, the moist surface of buccal cavity, pharynx, inner lining of ducts of salivary gland and of pancreatic ducts. So compound epithelial cells कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो ये हमारे स्किन के सरफेस के ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा ये हमारे बकल कैविटी, फेरिंग्स एंड ये सब एग्जाम्पल है कहाँ कहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि पैनक्रियाटिक डक्ट एंड सलाइवरी डक्ट है उन सब में ये प्रेजेंट होता है। There are cell junction and are found in the epithelium and other tissue. These are called as tight adhering and gap junction. तो जो अब हमारे सेल्स हैं उन सेल्स में अब हमें जंक्शंस होते मीन्स एक सेल है और ये दूसरे सेल से जुड़ रहा है तो यहाँ पे जिस जगह से जुड़ता है उसको हम जंक्शन बोलते हैं, या जो भी टाइप की चीज़ की वजह से वो जुड़ रहा हो उसको हम जंक्शन बोल रहे हैं। तो जो हमारा जंक्शन है वो तीन टाइप का होता है, एक है टाइट, एक है अडहेरिंग एंड एक है गैप जंक्शन। तो इन तीनों जंक्शंस में क्या डिफरेंस है या क्या है, हमने इनके तीन अलग नेम्स क्यों रखते हैं वो देखते हैं।
टाइट जंक्शन हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस द टिश्यू। सो जो टाइट जंक्शन है वो क्या होता है कि इसका नेम से आप समझ सकते हो, टाइट मीन्स ये इतना टाइट है कि वहाँ पे अगर कोई सब्सटेंस जो अगर वो एक सेल से दूसरे सेल पे जा रहा है तो वो वहाँ पे लीक नहीं करेगा, इसलिए इस जंक्शन को टाइट जंक्शन बोलते हैं। एंड टाइट जंक्शन जो है ये एक टाइप से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप का जंक्शन भी हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे जो हमारा सब्सटेंस जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है या ट्रांसफ़र हो रहा है वो लीक नहीं कर रहा है। देन नेक्स्ट इज अडहेरिंग जंक्शन, परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर। सो अडहेरिंग जंक्शन क्या कर रहा है कि मान लो अब हमारा एक सेल है ये और एक सेल है यहाँ पे, तो इनके बीच में जो चीज़ होगी या जो मटेरियल होगा जिसकी वजह से एक दूसरे से अटैच होंगे तो हम उसको मेंटेन करता है। तो ये एक सीमेंट की तरह एक्ट करता है दो सेल्स के बीच में और उनको एक साथ जोड़ के रखता है। देन नेक्स्ट इज गैप जंक्शन, गैप जंक्शन फैसिलिटेट द सेल टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर बाय कनेक्टिंग the cytoplasm of adjoining cells for rapid transfer of ion molecules and something big molecules। सो जो गैप जंक्शन है, ये गैप जंक्शन का मेन हेल्प काम क्या है कि जो गैप जंक्शन है वो एक सेल को दूसरे सेल से कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं। तो मान लो ये एक सेल है एंड ये सेकेंड सेल है, तो इनके बीच में एक जगह पे यहाँ पे इन दोनों के बीच में कनेक्शन होगा और इस कनेक्शन कहाँ से होगा, ये इस सेल का साइटोप्लाज्म इस सेल के साइटोप्लाज्म के साथ कनेक्टेड है एंड इस कम्युनिकेशन की वजह से वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। एंड मान लो कोई चीज़ ट्रांसफ़र होनी है एक सेल से दूसरे सेल तो वो विद द हेल्प ऑफ गैप जंक्शन ट्रांसफ़र हो जाती है। देन नेक्स्ट जो है वो है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू आर मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल। सो जो कनेक्टिव टिश्यू है ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है या जो हम हायर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं उनकी बॉडी में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है एंड इक्वली पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। दे आर नेम्ड कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल फंक्शन ऑफ लिंकिंग द सपोर्टिंग अदर टिश्यू एंड ऑर्गन्स ऑफ बॉडी। सो जो अब हमने कनेक्टिव टिश्यू नाम क्यों दिया है, बिकॉज ये क्या करते हैं, ये जो भी हमारे बॉडी के फंक्शन है एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से या एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू से कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं, जिसके वजह से हमारी बॉडी नॉर्मल वे में या फिर प्रॉपर वे में फंक्शन कर पाती है। दे रेंज फ्रॉम सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू टू specialized type which include cartilage, bone, adipose and blood। सो जो अब हमारा टिश्यू है उसमें सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू होता है एंड जो सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू है उसके भी अगेन फर्दर पार्ट्स हैं। तो जो हमारा सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू है उसमें हमारा कार्टिलेज आता है, बोन आता है, एडिपोज एंड ब्लड आता है। तो ये सब हमारा एग्जाम्पल हो गया कनेक्टिव टिश्यू का। इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड द सेल्स सिक्रीट फाइबर एंड स्ट्रक्चरल प्रोटीन कॉल्ड कोलाजन और इलास्टिन। सो जो भी हमारे कनेक्टिव टिश्यू है सिर्फ ब्लड इसमें से अगर हम हटा दें, ब्लड को हटा के बाकी जैसे हमारा कार्टिलेज है, बोन है एंड एडिपोज है, तो ये सब क्या करते हैं, ये सिक्रीट करते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स एंड उस स्ट्रक्चरल प्रोटीन का नाम है कोलाजन या फिर इलास्टिन। तो ये इन सब से सिक्रीट होता है हमारा कोलाजन, या सिक्रीट नहीं मीन्स उनकी हेल्प से ये फॉर्म होता है, ये एक फाइबर की तरह होता है, ये फॉर्म होता है और ये हमारे बॉडी की जो भी टिश्यू है एक दूसरे को साथ कनेक्ट करने में हेल्प करता है, कोलाजन या फिर इलास्टिन। द फाइबर प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द टिश्यू। सो जो हमारा कोलाजन था वो क्या करता है, वो हमारे जो भी कनेक्शन बना रहे हैं, जो कनेक्टिव टिश्यू एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक कनेक्ट हो रहा है तो उसको ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, उसको इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है उस टिश्यू को, कि जिसकी वजह से वो प्रॉपरली फंक्शन कर पाए। These cells also secrete modified polysaccharide which accumulate between cells and fiber and act as matrix। सो जो अब हमारे सेल्स थे जैसे कि हमारा कार्टिलेज था, बोन था, ये सब क्या करते हैं, कुछ पॉलीसैकेराइड्स भी सीक्रेट करते हैं और ये पॉलीसैकेराइड्स क्या करते हैं, ये दो सेल के बीच में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि वहाँ पे हमने देखा था कि यहाँ पे सीमेंट की तरह एक्ट कर रहा था, तो वो सीमेंट की तरह नहीं एक्ट करते बट यहाँ पे एक मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं एंड ये मैट्रिक्स भी अगेन उनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके रखने में हेल्प करती है। देन नेक्स्ट क्या है, कनेक्टिव टिश्यू आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। तो जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू है उनको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सो जो फर्स्ट है वो है लूज कनेक्टिव टिश्यू, सेकेंड इज डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड थर्ड इज स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। सो अब हमारे कौन से सेल्स जो हैं या कनेक्टिव टिश्यू है किस में आते हैं या क्या एग्जाम्पल है, इनको थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ेंगे। Then first is loose connective tissue. Loose connective tissue has cells and fiber
loosely arranged in semi-fluid ground substance, for example areolar tissue present beneath the skin. सो जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है उसमें क्या है कि जो भी हमारे सेल्स है या जो भी फाइबर है जो हमारा ग्राउंड टिश्यू फॉर्म करा था, जो हमारा मैट्रिक्स था, हमने जो यहाँ पे अभी पढ़ा, ये जो हमारा मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो हमारे लूज कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स होते हैं वो एक दूसरे से थोड़ा दूर दूर में प्रेजेंट होते हैं एंड प्रॉपरली उतना ज़्यादा अरेंज नहीं होता है कंपेयर टू अदर हमारे कनेक्टिव टिश्यू, इसलिए हम इसको लूज कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। एंड इसका एग्जाम्पल है एल्यूलर टिश्यू बीनीथ द स्किन। सो जो हमारे स्किन है, स्किन की लेयर के नीचे, जो स्किन की सबसे ऊपर जो एपिथेलियल सेल की लेयर है, तो उसके नीचे जो हमारी लेयर होती है अदर टाइप की टिश्यू की, तो वो लूज कनेक्टिव टिश्यू है एंड उसको ही हम एरियोलर टिश्यू भी बोलते हैं। इट सर्व एज सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम। इट कंटेन्स फाइब्रोब्लास्ट सेल दैट प्रोड्यूस एंड सिक्रीट फाइबर, मैक्रोफेजेस एंड मास्ट सेल्स। सो अब इसका जो हमारे लूज कनेक्टिव टिश्यू है, इनका फंक्शन क्या है कि ये हमारे बॉडी जो है उसको एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, बॉडी का जो फ्रेम है, स्केलेटन वगैरह जो भी चीज़ें हैं, और जो सबसे हमारे ऊपर जो एपिथेलियल सेल है, हमारे एपिथेलियल सेल एंड बॉडी का जो स्केलेटन है उसके बीच में प्रेजेंट होता है एंड ये एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है हमारे बॉडी के फ्रेमवर्क को। उसके अलावा जो हमारे लूज कनेक्टिव टिश्यू है वहाँ पे हमारे फिब्रोब्लास्ट सेल्स होते हैं। तो ये फिब्रोब्लास्ट सेल क्या करते हैं, ये सेल्स सिक्रीट करते हैं फाइबर्स को एंड उसके अलावा जो हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू है उसमें हमारे मैक्रोफेजेस एंड मास्ट सेल भी प्रेजेंट होते हैं। सो ये मैक्रोफेजेस एंड मास्ट सेल जो है, इनके बारे में जब हमारा अभी चैप्टर क्लास 12th का आएगा, इम्यूनिटी से जो रिलेटेड है, उस चैप्टर में इन मैक्रोफेजेस एंड मास्ट सेल का क्या फंक्शन है ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। अदरवाइज़ अगर किसी को अभी डाउट हो रहा हो तो आप जो हमारा ब्लड एंड सर्कुलेशन का चैप्टर है उसको भी एक बार चेक कर सकते हो, वहाँ पे भी इनके बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है। नेक्स्ट इज एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू जो है ये हमारा एग्जाम्पल है कनेक्टिव टिश्यू का ही, और ये एडिपोज टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है, ये हमारी स्किन के नीचे की लेयर में प्रेजेंट होता है। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट। सो जो एडिपोज टिश्यू है इसका मेन फंक्शन या फिर ये जो हमारा सेल है ये मॉडिफाई होके एडिपोज टिश्यू क्यों बनता है, बिकॉज ये अपने अंदर फैट को स्टोर करके रखता है, इसलिए हम इसको एडिपोज टिश्यू बोलते हैं। The excess of nutrient which are not used immediately are converted into fats and are stored in the tissue. So जो भी हमारे बॉडी में एक्सेस न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट है या उसके अलावा प्रोटीन है, जो भी चीज़ है वो सब हमारी बॉडी में स्टोर हो जाती है। तो उसी तरह जो फैट जो होता है हमारी बॉडी में वो स्टोर होके एडिपोज टिश्यू के अंदर जाके वहाँ पे इकट्ठा होता है। Fibers and fibroblasts are compactly packed in dense connective tissue. So अब जो हमारा नेक्स्ट टाइप का जो टिश्यू था, पहले तो था हमारा लूज देन डेंस कनेक्टिव टिश्यू था, तो अब हम डेंस कनेक्टिव टिश्यू पे आ गए हैं। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू में क्या है कि जो भी हमारे फाइबर्स है, सेल्स है, जो भी चीज़ें हैं वो एक दूसरे के साथ कॉम्पैक्टली पैक्ड है। कॉम्पैक्टली पैक्ड मीन्स एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड है या अटैच्ड है, और ये टाइटली अटैच है, इसी की वजह से हमारा जो टिश्यू फॉर्म हो रहा है वो डेंस फॉर्म हो रहा है एंड इसको हम डेंस कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। Orientation of fibers show a regular or irregular pattern and are called dense regular and dense irregular tissue. अब जो हमारे फाइबर्स हैं अगर वो एक रेगुलर पैटर्न में अपने आप को अरेंज करते हैं इन दैट कनेक्टिव टिश्यू, तो हम उसको डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। और अगर जो भी हमारे फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट हैं उनका अरेंजमेंट अगर कोई प्रॉपर नहीं है या फिर कोई प्रॉपर पैटर्न फॉर्म नहीं होता है, तो हम उसको इरेगुलर पैटर्न फॉर्म होता है एंड वो जो इरेगुलर पैटर्न फॉर्म होता है उसके वजह से ही हम इसको इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं या फिर इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। इन द डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू द कोलाजन फाइबर आर प्रेजेंट इन रोज बिटवीन द पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर। सो जो अब हमारा रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, उसमें क्या होता है कि जो भी हमारे कोलाजन फाइबर्स हैं, मान लो ये हमारे यहाँ पे एक बंडल है, ये हमारा फाइबर्स का है एंड यहाँ पे हमारा एक बंडल है फाइबर्स का, तो इसके बीच में हमारा कोलाजन फाइबर प्रेजेंट होता है एंड ये जो अरेंजमेंट है ये पूरे हमारे उस टिश्यू में मेंटेन किया गया होता है, या फिर ये पूरा एक जो पैटर्न है ये बार बार रिपीटिंग पैटर्न होता है, उसके वजह से हमारा पूरा टिश्यू फॉर्म होता है, इसलिए इस टाइप के टिश्यूज़ को हम डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। टेंडन्स विच अटैच स्केलेटल मसल टू बोन्स एंड लिगामेंट्स विच अटैच वन बोन टू अनदर इज एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप। सो जो अभी हमने पढ़ा डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, उसका एग्जांपल है टेंडन। तो ये टेंडन क्या करता है, ये हमारे बॉडी के जो भी स्केलेटल मसल है
उसको अटैच करता है बोन्स के साथ। सो टेंडन एंड लिगामेंट, ये हमारे एग्ज़ाम में दोनों चीज़ें पूछी जाती हैं एंड ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो कई बार बच्चे इसको रॉन्ग भी करते हैं, तो आप इसको मार्क करके रखो। जो टेंडन है वो क्या कर रहा है, वो मसल को जॉइन करता है बोन्स के साथ, एंड लिगामेंट क्या करता है, लिगामेंट सिर्फ बोन को, एक बोन को दूसरी बोन के साथ अटैच करने में या फिर जोड़ने में हेल्प करता है। बिकॉज ये कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल है, तो कनेक्टिव टिश्यू का मीन्स ये कहीं ना कहीं कुछ तो जोड़ेगा ही। तो टेंडन क्या जोड़ रहा है, टेंडन जोड़ रहा है मसल को बोन के साथ, एंड लिगामेंट ओनली बोन टू अदर बोन। देन नेक्स्ट, dense irregular connective tissue has fibroblasts and many fibers, mostly collagen, and are oriented differently. So dense irregular tissue में क्या है कि यहाँ पे भी हमारे फाइबर्स हैं एंड फाइब्रोब्लास्ट हैं, एंड बट क्या है कि जो इनका ओरिएंटेशन है या जो इनका अरेंजमेंट पैटर्न है वो कोई एक स्पेसिफिक या फिर रिपीटिंग नहीं है। दिस टिश्यू इज़ प्रेजेंट इन स्किन, कार्टिलेज, बोन्स एंड ब्लड आर वेरियस टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। सो जो हमारा डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है ये भी अगेन हमारे स्किन में ही प्रेजेंट होता है। उसके अलावा जो हमारे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू हैं, जो हमारा थर्ड पार्ट था, पहले था लूज, देन नेक्स्ट था डेंस, एंड नेक्स्ट जो था वो था हमारा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो जो हमारा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है उसका एग्जांपल है कार्टिलेज, बोन्स एंड ब्लड। सो यहाँ पे अभी जो ये हम कार्टिलेज, बोन्स एंड ब्लड पढ़ेंगे, एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपके नोट्स में जाने वाली चीज़ है, इसको यहाँ पे छोड़ना नहीं है। देन ये टेंडेंस एंड लिगामेंट एक अभी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखना है। बाकी जो भी हमारे सेल्स थे वो कहाँ प्रेजेंट है हमारी बॉडी में एंड उनका फंक्शन वो तो इम्पॉर्टेंट है ही, बट ये जो दो चीज़ें अभी इनको तो आप बिल्कुल स्किप मत करना। देन नेक्स्ट अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। द इंटरसेल्युलर मटीरियल ऑफ कार्टिलेज इज सॉलिड एंड पेलिएबल एंड रेसिस्ट कंप्रेशन। सो जो हमारा कार्टिलेज होता है वो हमारा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। उसके अलावा जो हमारा कार्टिलेज है वो जिस चीज़ से फॉर्म होता है, तो उसके अंदर की जो भी मटेरियल है वो क्या करते हैं, वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। सॉलिड फॉर्म में होने की वजह से वो पैलिएबल एंड रेसिस्ट कंप्रेशन। तो पैलिएबल मीन्स कोई चीज़ मुड़ती है, तो ये उसके अंदर का जो सॉलिड है उसके वजह से ये थोड़ा बहुत मुड़ जाता है, बट क्या करता है, इसको अगर हम दबाते हैं तो ये कंप्रेस होके कोई दूसरे शेप में नहीं आता है, तो ये रेसिस्ट करता है कंप्रेशन को, बट ये पैलिएबल है, मीन्स फोल्डेबल है। Cells of this tissue, chondrocytes, are enclosed in small cavities within the matrix secreted by them. So जो हमारे सेल्स हैं इस कनेक्टिव टिश्यू के, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के, उनको जो सेल्स है वो हमारी स्मॉल कैविटीज़ में प्रेजेंट होते हैं, और वहाँ पे मैट्रिक्स होता है, उस मैट्रिक्स में ये थोड़े छोटे छोटे सेल्स वहाँ पे कैविटीज़ के अंदर फिक्स होते हैं। बोन्स हैव हार्ड एंड नॉन पैलिएबल ग्राउंड सब्सटेंस रिच इन कैल्शियम सॉल्ट्स एंड कोलाजन फाइबर्स विच गिव बोन इट्स स्ट्रेंथ। सो जो बोन है ये एक हार्ड है, हार्ड मटेरियल की तरह होता है, फॉर्म होता है, एंड नॉन पेलिएबल है, मीन्स हम बोन्स जो भी हमारी जहाँ पे जॉइंट है वहीं पे सिर्फ हम फोल्ड कर सकते हैं। अगर हम जहाँ पे कोई हमारी बॉडी का बोन है और वहाँ पे जॉइंट नहीं है उसको फोल्ड करने की कोशिश करते हैं तो वो फ्रैक्चर हो जाता है। तो इसलिए जो हमारे बोन्स है वो नॉन पेलिएबल है। एंड उसके अलावा ये किस चीज़ से फॉर्म हुए हैं हमारे बोन, तो हमारे बोन फॉर्म होते हैं कैल्शियम सॉल्ट से, एंड कोलेजन जो है, कोलेजन भी हमारे बोन्स में होता है, तो ये कोलेजन फाइबर जो है ये हमारी बोन्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ब्लड इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट। सो जो ब्लड है ये भी हमारा एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। तो ब्लड किन चीज़ों से फॉर्म हो रहा है, तो ब्लड हमारा फॉर्म होता है प्लाज्मा से, रेड ब्लड से, वाइट ब्लड सेल से एंड प्लेटलेट से। It is the main circulating fluid that helps in transport of various substance. So जो ब्लड है ये हमारी बॉडी का ये मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड है, ये हमारी बॉडी में हमेशा सर्कुलेट होता रहता है। उसके अलावा जो हमारा ब्लड है वो बहुत सारी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करने में भी हमारी बॉडी में हेल्प करता है। जैसे कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज है, हमारे बॉडी के जो भी हार्मोन्स वगैरह हैं, वो सब जो भी चीज़ें हैं ट्रांसपोर्ट होती है, वो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इन सब का ट्रांसपोर्ट जो है हमारी बॉडी में वो हमारे ब्लड की हेल्प से ही होता है। देन जो हमारा नेक्स्ट टाइप का टिश्यू है वो है मसल टिश्यू। ईच मसल इज़ मेड ऑफ लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर्स अरेंज्ड इन पैरेलल अरे। सो जो हमारे मसल टिश्यू है इसमें क्या होता है कि हमारे सिलेंड्रिकल फाइबर्स होते हैं एंड ये अगेन लंबे होते हैं। उसके अलावा इनके अंदर भी एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होता है जो बार बार रिपीट होता है। तो जो स्पेसिफिक अरेंजमेंट होता है वो बार बार रिपीट होता है, उस चीज़ को हम एरे बोलते हैं।
तो जो हमारे मसल्स में जो भी हमारे फाइबर्स हैं उनका अरेंजमेंट अगेन फिक्स्ड है, एंड जो मसल फाइबर्स हैं उनका हमने एक नेम दिया है और उन मसल फाइबर का स्पेसिफिक नेम है मायोफाइब्रिल्स। सो जो हमने कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल पढ़ा था वहाँ पे हमने मायोफाइब्रिल्स एंड ये कैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है एंड रिलैक्सेशन होता है, ये पूरा प्रोसेस हमने वहाँ पे डिटेल में समझा है। These fiber are composed of numerous fine fibrils called myofibrils। सो जो हमारा फाइबर है मसल फाइबर वो बहुत सारे मायोफाइब्रिल से फॉर्म होता है। मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन एंड देन रिलैक्स इन रिटर्न, देयर अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेट इज़ कोऑर्डिनेटेड फैशन। सो जो हमारे मसल का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन है ये एक हमारा कोऑर्डिनेटेड वे में होता है, जिसकी वजह से हम कोई भी हमारा फंक्शन जो है बॉडी का उसको कर पाते हैं। मसल्स आर ऑफ 3 टाइप्स। स्केलेटल, अच्छा यहाँ पे ये स्केलेटल मसल टिश्यू के बारे में है। तो जो हमारा स्केलेटल मसल टिश्यू है वो 3 टाइप्स का है, एक है स्मूथ, एक है स्केलेटल एंड कार्डियक। जो हमारे मसल टिश्यू हैं वो हमारे 3 टाइप्स के हैं, तो एक है स्केलेटल मसल, दूसरा है स्मूथ एंड थर्ड वन इज़ कार्डियक मसल्स। स्केलेटल मसल्स, skeletal muscle tissue is closely attached to skeleton bones. In typical muscles such as bicep, striated skeletal muscle fiber are bundled together in parallel fashion। So जो हमारे skeletal muscle tissue हैं ये हमारी बॉडी के skeleton के साथ ही अरेंज होते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक और एक इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है कि जो हमारे skeletal muscle है उनके ऊपर striations प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रेशन मीन्स आप इनका अगर मसल्स का डायग्राम देखोगे, जो हमारे स्केलेटल मसल है उनके जो सेल्स होंगे उनमें ऐसे ऐसे लाइनिंग टाइप की चीज़ें होंगी, उसी को हम स्ट्रेशन बोलते हैं। एंड ये भी इनमें भी जो हमारे फाइबर्स हैं ये एक दूसरे के साथ पैरेलली एक बंडल के फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं। अ शीथ ऑफ टफ कनेक्टिव टिश्यू एनक्लोज सेवरल बंडल्स ऑफ मसल फाइबर। सो जो हमारा मसल फाइबर होता है उसको बहुत सारे हमारे जो भी मसल फाइबर होते हैं बहुत सारे एक साथ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, एंड उसके ऊपर एक कनेक्टिव टिश्यू अगेन होता है, वो उसके ऊपर एक शीथ की तरह उसको कवरिंग प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से वो स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। देन हमारा नेक्स्ट टाइप का जो मसल है वो है स्मूथ मसल फाइबर। द स्मूथ मसल फाइबर्स टेपर एट बोथ एंड्स फ्यूजिफॉर्म एंड डू नॉट शो स्ट्रेशंस। तो जो हमारे स्मूथ मसल फाइबर हैं ये क्या है, ये टेपरिंग एंड्स होती है, मीन्स जो इनका स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है। तो जो इनके एंड्स होते हैं वो पतले होते हैं कंपेयर टू देयर बॉडी, तो हम इस टाइप के शेप को ही टेपरिंग एंड्स बोलते हैं। एंड इनके अंदर जैसे हमारे लास्ट टाइप के सेल्स में स्ट्रेशन प्रेजेंट थे, तो इस टाइप में हमारे स्ट्रेशंस प्रेजेंट नहीं होते हैं। सेल जंक्शन होल्ड देम टुगेदर एंड दे आर बंडल टुगेदर इन कनेक्टिव टिश्यू शीथ। तो इनके बीच में कुछ दो सेल्स के बीच में जंक्शंस भी होते हैं, एंड उसके अलावा इनके ऊपर भी एक कनेक्टिव टिश्यू की शीथ होती है जो इनको स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ अटैच करके रखती है। द वॉल्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स सच एज ब्लड वेसल्स, स्टमक एंड इंटेस्टाइन कंटेन दिस टाइप ऑफ मसल टिश्यू। सो स्मूथ मसल जो हैं ये हमारे स्मूथ मसल टिश्यू जो हैं ये हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में होते हैं, जैसे कि हमारा स्टमक है, इंटेस्टाइन है, वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा स्मूथ मसल्स आर इनवॉलेंट्री एज देयर फंक्शन कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। तो जो स्मूथ मसल सेल्स है जो इनका फंक्शन है, जैसे कि अब हमारे स्टमक के जो अंदर के सेल्स होंगे उनका फंक्शन क्या है, उनका फंक्शन है एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। तो एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन है वो तो हम अपनी मर्ज़ी से नहीं करते ना, वो सेल्स अपने आप ही इनवॉलेंट्री करते हैं, मीन्स हमें हमारे सेल को बोलना नहीं पड़ता है या हमें उसके लिए खुद से कोई एक्शन नहीं करना पड़ता है, तो इसलिए वो इनवॉलेंट्री है। जैसे मान लो कोई पेन पड़ा है, अगर हमें पेन उठाना है तो उसके लिए हमें अपना हाथ मूव करना पड़ेगा, तो ये हमारा वॉलेंट्री एक्शन हुआ। बट जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है, हर्ट है, या जो हमारे स्टमक के जो भी हमारे ये सेल्स हैं जो हमारे इंटेस्टाइन या फिर बाकी ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट है, तो हमें उनको बोलना नहीं पड़ता कि ओके अब यहाँ पे फूड आ गया है या फिर यहाँ पे कोई चीज़ रिलीज़ हुई है, इसको आप अपने अंदर एब्जॉर्ब करो या सिक्रीट करो। इसलिए हमारे जो स्मूथ मसल्स हैं वो इनवॉलेंट्री नेचर के होते हैं। द नेक्स्ट इज कार्डियक मसल। कार्डियक मसल टिश्यू इज़ अ कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट ओनली इन हर्ट। सो जो हमारा कार्डियक मसल टिश्यू है ये सिर्फ हमारे हर्ट में प्रेजेंट होता है, एंड ये कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू है, मीन्स ये कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करता है। Cell junction fuse the plasma membrane of cardiac muscle cell to make them stick together। तो जो हमारे कार्डियक मसल हैं उनके बीच में भी अगेन जंक्शंस होते हैं, एंड ये जंक्शन क्या करता है, ये दो सेल्स को एक दूसरे के साथ स्टिक होके या फिर एक दूसरे के साथ अटैच होके रहने में हेल्प करता है।
communication junction, intercalated discs at some fusion point allow the cell to contract as unit, i.e. one cell receive the signal to contract, its neighbor are also stimulated to contract. तो जो हमारे अभी कार्डियक सेल्स है उसमें क्या होता है, एक इंटरकैलेटेड डिस्क होता है दो सेल्स के बीच में. तो ये जो इंटरकैलेटेड डिस्क है ये क्या करता है, उसकी वजह से मान लो कि अगर हमारे एक सेल के पास ऐसा सिग्नल आ रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट करो, तो हमारे जो उसके आसपास के नेबरिंग सेल्स है वो भी खुद ही कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाते हैं. तो ये हमारा फंक्शन है इंटरकैलेटेड डिस्क का. एंड जो ये इंटरकैलेटेड डिस्क है ये हमारे जो हार्ट के या कार्डियक मसल्स होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता है. देन नेक्स्ट इज न्यूरल टिश्यू. Neural tissue exert the greatest control over the body's responsiveness to changing condition. Neurons are unit of neural system and excitable cells. So जो न्यूरॉन है ये क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी की जो भी रिस्पॉन्सिंग नेचर है या कोई भी चीज़ को हमारे आसपास चेंज हो रही है उसको जो समझ रहा है वो सब हमारी बॉडी के न्यूरल सेल्स की वजह से ही होता है. एंड जो न्यूरल सेल्स हैं उसका जो सिंगुलर यूनिट है या जो हमारा फंक्शनल यूनिट है उसको हम न्यूरॉन बोलते हैं. एंड बहुत सारे न्यूरॉन क्या करते हैं, हमारा न्यूरल सिस्टम फॉर्म करते हैं. एंड जो न्यूरॉन है वो एक एक्साइटेबल सेल है. एक्साइटेबल सेल्स मीन्स ये क्या होता है कि अगर इसके पास कोई स्टिमुलेशन आता है तो ये एक्साइट होता है एंड उस सिग्नल को पूरा ट्रांसमिट करता है, उसके अकॉर्डिंगली हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है. द न्यूरोग्लियल सेल्स विच कंस्टिट्यूट द रेस्ट ऑफ न्यूरल सिस्टम प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट न्यूरॉन्स. सो जो न्यूरॉन है ये तो हमारा फंक्शनल यूनिट हो गया. उसके अलावा कुछ न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं. तो ये न्यूरोग्लियल सेल्स क्या करते हैं, ये हमारे न्यूरॉन सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं एंड सपोर्ट करते हैं न्यूरॉन को कि जो वो फंक्शन कर रहे हैं, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स या फिर जो भी सिग्नल ट्रांसमिशन हो रहा है उसको प्रॉपर्ली कंप्लीट होने के लिए हेल्प करते हैं. देन प्लाज्मा न्यूरॉन इज सुटेबली स्टिमुलेटेड एंड इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस इज जनरेटेड विच आर स्विफ्टली ट्रेवल अलॉन्ग इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो जो हमारा प्लाज्मा होता है न्यूरॉन का, वहाँ पे हमारा जो भी इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस या जो भी स्टिमुलेशन आता है वो हमारे प्लाज्मा में आता है. देन वो प्लाज्मा का जो भी हमारा सिग्नल है, जैसे ये हमने जब न्यूरॉन वाला चैप्टर पढ़ा था तो इसको हमने एक्सॉन बोला था. तो ये जो पार्ट है एक्सॉन का, इस पूरे एक्सॉन में वो मूव करता है. देन उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट न्यूरॉन होगा वहाँ पर जाके ये पहुँच जाएगा एंड देन ऐसे बहुत सारे न्यूरॉन्स जो है वो हमारा जो भी सिग्नल होगा उसको ट्रांसमिट करेंगे. सो ये जो आप छोटे छोटे डॉट्स से देख रहे हो तो ये हमारे न्यूरोग्लियल सेल्स हैं एंड ये जो पूरा बड़ा स्ट्रक्चर है ये हमारा न्यूरॉन है. द अराइवल ऑफ डिस्टर्बेंस एट न्यूरॉन एंडिंग्स और आउटपुट जोन triggers event that may cause stimulation or inhibition of adjacent neurons and other cells. So अब जो भी हमारा इलेक्ट्रिक डिस्टर्बेंस जो आ रहा है या जो भी हमारा सिग्नल आ रहा है तो वो क्या करेगा, जब वो नर्व एंडिंग पे जाएगा तो वहाँ पे जो भी उसके आसपास के सेल हैं उनके पास भी ये एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा या फिर ऐसा सिग्नल क्रिएट करेगा कि ओके अब हमारा नर्व इम्पल्स जो है वो आ गया है. तो ऐसा सिग्नल हमारा न्यूरॉन जनरेट कर सकता है. देन नेक्स्ट जो है, अब हमारे जो भी सेल्स थे या टिश्यूज़ था उसके बारे में देख लिया. अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम. द बेसिक टिश्यू ऑर्गेनाइज टू फॉर्म ऑर्गन विच टर्न एसोसिएट टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. सो जो हमारा बेसिक टिश्यू है वहाँ पे हमारा वो क्या फॉर्म करता है, वो एक ऑर्गन फॉर्म करता है. एंड जब 2-3 ऑर्गन एक दूसरे के साथ वर्क करते हैं तो वो हमारा एक ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करते हैं. एंड ये ऑर्गन सिस्टम जो है ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है उनका ही फीचर है. तो अगेन जो हमारा ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम है ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में प्रेजेंट नहीं होता है. Such an organization is essential for efficient and better coordinated activities of millions of cells constituting an organism. So ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हमारा सेल या फिर बहुत जहाँ पे हमारे ऑर्गन या बहुत सारे ऑर्गन एक साथ वर्क करके ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करते हैं, तो ये हमारे लिए एक बहुत एसेंशियल फीचर है. बिकॉज इसके वजह से ही हमारी बॉडी एक कोऑर्डिनेटेड वे में एक्ट कर पाती है. नहीं तो हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, वो बहुत सारे सेल एक ही टाइम में बहुत सारा अलग अलग फंक्शन करते हैं, तो हमारी बॉडी में कुछ भी रॉन्ग हो सकता था या फिर वो कोऑर्डिनेटेड वे में वर्क नहीं करती. ईच ऑर्गन इन आवर बॉडी इज़ मेड ऑफ 1 or more type of tissue. For example, our heart consists of all 4 type of tissue: epithelial, connective, muscular and neural. So जो भी हमारी बॉडी है या ऑर्गन है वो एक या एक से ज़्यादा टाइप के टिश्यू से फॉर्म हो सकती है. और जो हमारा हार्ट है वो हमारे जो बॉडी में मेजर 4 टाइप के सेल हैं उन चारों टाइप के सेल से प्रेजेंट है.
जैसे कि एपिथेलियम, कनेक्टिव एंड मस्कुलर एंड न्यूरल। तो जो हमारे हार्ट है, हार्ट में ये चारों टाइप के सेल्स जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं। देन जो अब हमारे इस चैप्टर में 3 ऑर्गेनिजम्स के बारे में है, एक है अर्थवॉर्म, एक कॉकरोच एंड फ्रॉग है। तो उन तीनों के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन अभी तक तो पूछे नहीं गए, बट जहाँ से अगर कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे या जो उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो यहाँ पे मेंशन्ड है। तो आप इसको सिर्फ इतना पढ़ लो, इससे ज़्यादा डिटेल में आपको इन तीनों ऑर्गेनिजम्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट जितना यहाँ पे है उतना पढ़ लो, उतने में से ही क्वेश्चन आएगा अगर यहाँ से आया तो, नहीं तो यहाँ से उतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। सो जो फर्स्ट है वो है अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म इज़ अ रेडिश ब्राउन टेरेस्ट्रियल इनवर्टिब्रेट दैट इनहेबिटेट्स द अपर लेयर ऑफ मॉइस्ट सॉइल। सो ये यहाँ पे अर्थवॉर्म के बारे में बताया है कि वो रेडिश ब्राउन इन अपीयरेंस होता है। उसके अलावा ये एक इनवर्टिब्रेट है एंड ये मॉइस्ट सॉइल में रहता है। ड्यूरिंग डे टाइम दे लिव इन बरो मेड बाय बरोइंग एंड सॉलोइंग द सॉइल इन द गार्डन्स। दे कैन बी ट्रेस्ड बाय देयर फीकल डिपॉजिट्स नोन एज वॉर्म कास्टिंग। सो जो अब हमारे अर्थवॉर्म्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो बरो फॉर्म करते हैं एंड वो डीप सॉइल के अंदर रहते हैं। एंड वो बरो कैसे फॉर्म करते हैं, वो जो भी सॉइल होती है उसको खाते हैं, उसको सॉलो करते हैं, उसी को एक्सक्रीट करते हैं एंड वैसे वो बरो फॉर्म करके नीचे डीप बरो में जाके रहते हैं। सो जो भी उनका फीकल डिपॉजिट सॉइल में रहता है उसको हम वॉर्म कास्टिंग बोलते हैं। तो ये व्हाट इज़ वॉर्म कास्टिंग जो है ये आपसे 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो ये वॉर्म कास्टिंग जो है ये यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। देन जो वॉर्म कास्टिंग वाली सॉइल होती है वो थोड़ी सी इस टाइप की दिखती है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि वो सॉइल का जो कलर है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। द कॉमन इंडियन अर्थवॉर्म्स आर पेरिटीमा एंड लुम्ब्रिकस। सो ये जो 2 स्पीसीज़ है ये इंडिया में अर्थवॉर्म की मिलती है। इसके अलावा और भी स्पीसीज़ हैं, बट जो 2 स्पीसीज़ इंडिया में मिलती है वो ये 2 हैं। तो अगेन इन दोनों को आप लिख लो, अगर क्वेश्चन आया कि इंडिया में कौन सी अर्थवॉर्म की स्पीसीज़ मिलती है तो वो इन दोनों में से कोई एक होगा आपके ऑप्शंस में। Then morphology, the first body segment is called peristomium which contain the mouth. So अब जो अर्थवॉर्म की बॉडी होती है उसमें आप देखोगे बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं। तो जो फर्स्ट सेगमेंट होता है उसको हम पेरिस्टोमियम बोलते हैं एंड जो पेरिस्टोमियम होता है उसमें जो अर्थवॉर्म का माउथ प्रेजेंट होता है। In mature worms, segment 14 and 16 are covered by prominent dark band of glandular tissue called clitellum. सो एक ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो हमारे अर्थवॉर्म होते हैं, मैच्योर अर्थवॉर्म। तो उनका जो सेगमेंट 14 एंड 16 होता है वहाँ पे एक डार्क बैंड होता है ग्लैंडुलर टिश्यू का, उस रीजन को हम क्लाइटेलम बोलते हैं। थर्स द बॉडी इज़ डिवाइजेबल इनटू 3 प्रोमिनेंट रीजन, प्री क्लाइटेलर, क्लाइटेलर एंड पोस्ट क्लाइटेलर सेगमेंट। सो ये जो क्लाइटेलम प्रेजेंट है उसके बेसिस पे ही हम जो अर्थवॉर्म की बॉडी है उसको 3 पार्ट में या फिर 3 प्रोमिनेंट रीजन्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो जो ये क्लाइटेलम से आगे का पार्ट होगा उसको हम प्री क्लाइटेलर बोलते हैं एंड जो 14 to 16 सेगमेंट है जहाँ पे हमारे क्लाइटेलम प्रेजेंट है उसको क्लाइटेलर एंड उसके पीछे के जो भी सेगमेंट है उसको पोस्ट क्लाइटेलर सेगमेंट्स बोलते हैं। 4 pairs of spermatical apertures are situated on ventrolateral side of the intersegmented groove 5th to 9th segments. So अब जो हमारे 4 pair of spermatical apertures are situated on the ventrolateral side of the intersegmental grooves, i.e. 5th to 9th segment. So जो भी हमारे अर्थवॉर्म हैं उनके अंदर स्पर्मेटिकल अपर्चर्स प्रेजेंट होते हैं एंड ये उनकी वेंट्रोलेटरल साइड में होती है। वेंट्रोलेटरल साइड मीन्स जो आप अर्थवॉर्म को देखते हो वो उसकी अपर सरफेस होती है एंड जो वो सॉइल के साथ अटैच होता है वो उसका लेटरल या फिर वेंट्रोलेटरल सरफेस होता है। तो जो ये उसके स्पर्मेटिकल अपर्चर्स हैं वो उसकी जो सॉइल के साथ स्टिक हुई होती है साइड वहाँ पे होता है, उस साइड को हम वेंट्रोलेटरल साइड बोल रहे हैं एंड वहाँ पे स्पर्मेटिकल अपर्चर्स होते हैं। तो ये जो स्पर्मेटिकल अपर्चर्स हैं ये 5th से 9th सेगमेंट के बीच में प्रेजेंट होते हैं। A single female genital pore is present in mid-ventral line of 14th segment. A pair of male genital pores are present on ventrolateral side on 18th segment. So जो अर्थवॉर्म है तो अर्थवॉर्म में जो फीमेल जेनाइटल पोर है वो हमारी 14 सेगमेंट में है एंड जो मेल जेनाइटल पोर है वो 18 सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। न्यूमरस
minute pores, nephridophores open on the surface of body. सो जो अर्थवॉर्म होते हैं उनकी बॉडी में बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम नेफ्रिडोपोर्स बोलते हैं, जो उनकी बॉडी सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं. इन ईच बॉडी सेगमेंट एक्सेप्ट फर्स्ट, लास्ट एंड क्लाइटेलियम देयर आर रोज ऑफ एस शेप्ड सीटे एम्बेडेड इन एपिडर्मल पिट्स इन द मिडल ऑफ ईच सेगमेंट. सो एक एस शेप शीटे जो चीज़ है ये हमारे अर्थवॉर्म की बॉडी में प्रेजेंट होता है. ये उसके जितने भी मिडल रीजन जो है उस मिडल रीजन में जो हमारा क्लाइटेलर रीजन था वहाँ पे प्रेजेंट होता है. तो ये क्या करता है, जब भी हमारा अर्थवॉर्म कहीं डीप सॉइल में जाता है तो ये उसको एम्बेडेड या फिर वहाँ पे अपना एक अच्छा ग्रिप बनाने के लिए हेल्प करता है. सीटे कैन बी एक्सटेंडेड और रिट्रैक्टेड. देयर प्रिंसिपल रोल इज़ इन लोकोमोशन. सो ये जो सीटें हैं ये क्या करता है, जो अर्थवॉर्म को मूवमेंट करने के लिए या लोकोमोशन करने के लिए हेल्प करता है. सो ये हमारे डायग्राम है अर्थवॉर्म का. तो ये उसका माउथ वाला रीजन है जिसको हम प्रीस्टोमियम बोल रहे थे. देन ये उसका बैक टेल का रीजन है जिसको हम पोस्टोमियम बोल रहे हैं. देन ये यहाँ पे है क्लाइटिलम. उसके बाद ये लेटरल पार्ट है जहाँ पे एनस प्रेजेंट है. देन ये पार्ट जो है यहाँ पे हमारा सीट है, तो ये उसको मूवमेंट के लिए हेल्प करता है. द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर सेगमेंटली अरेंज्ड कॉल्ड ट्यूब्यूल्स कॉल्ड नेफ्रीडिया, सिंगुलर नेफ्रीडियम. सो जो अब एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो अर्थवॉर्म का, ये इंपॉर्टेंट है. ये हमने जो हमारे एक्सक्रीशन चैप्टर है वहाँ पे भी हमने ये पढ़ा है. तो जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है अर्थवॉर्म का उसको नेफ्रीडिया बोलते हैं. एंड ये जो नेफ्रीडिया है ये 3 टाइप्स का है. तो जो फर्स्ट है वो है सेप्टल नेफ्रीडिया. तो जो सेप्टल नेफ्रीडिया है ये प्रेजेंट होता है बोथ साइड में और ये सेगमेंट 15 में प्रेजेंट होता है. देन नेक्स्ट इज इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया अटैच टू द लाइनिंग ऑफ बॉडी वॉल ऑफ सेगमेंट 3 एंड लास्ट दैट ओपन ऑन द बॉडी सरफेस. सो जो इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया ये सेगमेंट 3 से प्रेजेंट होता है एंड ये बॉडी के बाहर की सरफेस में जाके ख़त्म होता है. देन लास्ट जो है वो है फारेंजियल नेफ्रीडिया प्रेजेंट एज 3 टफ्स इन 4th, 5th एंड 6th सेगमेंट. सो ये एक ग्रुप ऑफ सेल्स की तरह प्रेजेंट होता है फारेंजियल नेफ्रीडिया एंड ये 4th, 5th एंड 6th सेगमेंट में प्रेजेंट होता है. अर्थवॉर्म्स आर hermaphrodite, bisexual, i.e. testes and ovaries are present in same individuals. सो जो अर्थवॉर्म है वो क्या है, hermaphrodite है. इट मीन्स कि उनके बॉडी में टेस्टिस एंड ओवरीज दोनों एक ही अर्थवॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है. अर्थवॉर्म्स आर नोन एज फ्रेंड्स ऑफ फार्मर because they make burrow in soil and make it porous which help in respiration and penetration of developing plant roots. So ये क्वेश्चन पहले भी हमारे एमएनएस के एग्ज़ाम में आया हुआ है कि हम विच ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज़ नोन एज फार्मर्स फ्रेंड. तो अर्थवॉर्म को फार्मर्स फ्रेंड बोला जाता है बिकॉज वो जो सॉइल को सॉलो करता है, खाता है, उसके वजह से क्या होता है कि जब वो एक्सक्रीट करता है वो सॉइल को तो उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स होता है जिसकी वजह से अगर कोई फार्मर वहाँ पे कोई चीज़ ग्रो कर रहा है, प्लांट ग्रो कर रहा है, तो वो बेटर वे में ग्रो करता है. उसके अलावा जब वो सॉइल को खाता है, डीप सॉइल में जाता है, तो वहाँ पे कुछ पोर्स टाइप के सॉइल में क्रिएट कर देता है. उस पोर की वजह से जो भी प्लांट है उसकी रूट्स को प्रॉपर रेस्पिरेशन या प्रॉपर एयर जाती है जिसको वो रेस्पायर करता है, या फिर नाइट्रोजन जो एब्जॉर्प्शन होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है बाय प्लांट्स. द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बाय अर्थवॉर्म इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्टिंग. They are also used as bait in game fishing. सो जो हमारा प्रोसेस है जिसमें हम अर्थवॉर्म को यूज़ करके सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं, उस प्रोसेस को हम वर्मी कंपोस्टिंग बोलते हैं. सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि व्हाट इज़ वर्मी कंपोस्टिंग. देन उसके अलावा ये तो एक यूज़ हो गया, ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पे बुक में एनसीईआरटी में मेंशन था इसलिए यहाँ पे मैंने इसको ले लिया है कि जो हमारे अर्थवॉर्म होते हैं तो वो जो फिशिंग रॉड जो जिससे फ़िश पकड़ते हैं, तो उस फिश गेमिंग में ऐसा बेट मीन्स मछलियों को जो बोलते हैं कि दाना डाल रहे हैं, जैसे हम जब रैट को पकड़ते हैं तो रैट को पकड़ने के लिए जो रैट ट्रैप होता है वहाँ पर रोटी या कुछ रखते हैं ना, तो वैसे ही फिशेस को पकड़ने के लिए ये अर्थवॉर्म को ऐसा ट्रैप की तरह यूज़ किया जाता है. सो जो नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म है वो है कॉकरोच. द कॉमन स्पीसीज ऑफ कॉकरोच पेरीप्लेंटेना अमेरिकाना आर अबाउट 34 to 53 mm लॉन्ग विथ विंग्स. सो जो हमारा कॉमन स्पीसीज़ है जो कॉकरोच का है वो है पेरीप्लेंटेना अमेरिकाना, और इसका साइज़ कितना होता है, ये 34 to 53 मिलीमीटर्स तक का हो सकता है एंड इसके विंग्स भी होते हैं.
The body of cockroach is segmented and divisible into 3 distinct regions: head, thorax and abdomen. सो अगेन जो हमारे कॉकरोच होते हैं उनकी बॉडी को भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. तो जो फर्स्ट पार्ट है उसको हेड, देन मिड जो रीजन है उसको थॉरेक्स, एंड जो हमारा लास्ट का जो रीजन है उसको हमने एब्डोमेन बोला है. देन जो हमारा अर्थवॉर्म होता है उसमें ये मैलपीजियन ट्यूब्यूल्स है, ये इंपॉर्टेंट है. एंड ये जो मैलपीजियन ट्यूब्यूल है ये क्या करते हैं, ये हेल्प इन रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फ्रॉम हीमोलिम्फ. सो जो हमारे कॉकरोच है, कॉकरोच के जो ब्लड होता है उसको हम हीमोलिम्फ बोलते हैं. तो जो हीमोलिम्फ जो है वहीं पे उसके बॉडी का एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है. तो जो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो मैलपीजियन ट्यूब्यूल्स की से निकलता है. तो जैसे ह्यूमन की बॉडी में किडनी होता है जो उनकी एक्सक्रीटरी वेस्ट को बाहर निकालता है, तो जो कॉकरोच की बॉडी का जो एक्सक्रीटरी वेस्ट निकलता है या जो कॉकरोच की बॉडी का किडनी है वो मैलपीजियन ट्यूब्यूल्स है. ब्लड वैस्कुलर सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज़ एन ओपन टाइप. सो जो हमारे कॉकरोच है उनकी बॉडी का जो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम है, मीन्स जो उनका ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है या सर्कुलेट होता है उनकी बॉडी में, उसके लिए उनके पास क्या है कि प्रॉपर वेसल्स नहीं है. जैसे हमारी बॉडी में क्या है, आर्टरीज है, वेन्स है, पूरा सिस्टम है. तो कॉकरोचेस के केस में वैसा पूरा सिस्टम नहीं है, इसलिए उनका जो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम है उसको हम ओपन टाइप बोलते हैं. द हीमोलिम्फ इज़ कम्पोज्ड ऑफ कलरलेस प्लाज्मा एंड हीमोसाइट्स. सो जो हीमोलिम्फ है, जो कॉकरोच का ब्लड है वो कलरलेस होता है. जैसे ह्यूमंस का जो ब्लड है वो रेड होता है, तो जो हमारे कॉकरोचेस हैं उनका जो ब्लड होता है वो वाइट कलर का होता है या कलरलेस होता है. और उनके जो हीमोलिम्फ है उस हीमोलिम्फ में सिर्फ प्लाज्मा और हीमोसाइट्स होते हैं. द कंपाउंड आई आर सिचुएटेड एट डॉर्सल सर्फेस ऑफ द हेड. ईच आई कंसिस्ट अबाउट 2000 hexagonal ommatidia. With help of several ommatidia, a cockroach can receive several image of an object. So जो कॉकरोच की आई होती है उसकी आई को हम कंपाउंड आई बोलते हैं. एंड जो उसकी आई होती है वो उसके डॉर्सल सरफेस पे हेड के सामने प्रेजेंट होती है. तो जो कॉकरोच की आई है वो एक लेंस की वजह से नहीं फॉर्म होती है, वहाँ पे 2000 हेक्सागोनल छोटे छोटे लेंसेज होते हैं जिसको हम ओमिटीडिया बोलते हैं. तो इसकी वजह से जो कॉकरोच को एक इमेज दिखती है, जैसे हमें एक इमेज दिखती है वैसे कॉकरोच को एक इमेज नहीं दिखती है. तो जो उसको सिग्नल रिसीव होता है उसमें क्या होता है कि उसको बहुत सारे छोटे छोटे इमेजेस दिखते हैं. द काइंड ऑफ विजन इज़ नोन एज मोज़ैक विजन विथ मोर सेंसिटिविटी बट लेस रेजोल्यूशन बीइंग कॉमन ड्यूरिंग नाइट. सो जो अब हमें कॉकरोच को जो जिस टाइप की चीज़ दिखती है, जो विजन दिखता है जिसमें उसको बहुत सारे छोटे छोटे इमेजेस दिखते हैं, तो उस टाइप के विज़न को मोज़ैक विज़न बोलते हैं. एंड उस विजन में क्या होता है कि सेंसिटिविटी तो बहुत ज़्यादा है कि जो भी चीज़ फॉर्म हो रही है वो बहुत ज़्यादा फॉर्म हो रही है और बहुत अच्छे से फॉर्म हो रही है. बट रेजोल्यूशन मीन्स जो उसको इमेज दिखता है वो थोड़ा सा उसको ब्लर दिखता है, उसको क्लियर नहीं दिखता है. तो इसलिए इस टाइप के इमेज को नक्टोरल विजन भी बोलते हैं, बिकॉज रात को लोगों को क्लियर चीज़ें नहीं दिखती हैं उसी तरह. तो उस टाइप के विजन को नक्टोरल विजन बोलते हैं. तो जो हमारा कॉकरोच है उसका हमेशा एक नक्टोरल विजन ही रहता है. देन नेक्स्ट इज cockroaches are dioecious and both sexes have well developed reproductive organs. So जो cockroaches हैं वो like earthworms बाइसेक्सुअल नहीं है. यहाँ पे जो both sexes है वो अलग अलग well developed होते हैं and उनका reproductive system भी properly developed होता है. Malpighian tubules, each tubule is lined by glandular and ciliated cells. They absorb nitrogenous waste product and convert them to uric acid which is excreted out through the hindgut. Therefore they are uricotelic. So जो अब हमारा कॉकरोचेस का जो किडनी था उसको हम मैलपीजियन ट्यूब्यूल्स बोल रहे थे. तो जो ये ट्यूब्यूल्स है ये अंदर से सीलिएटेड होते हैं एंड ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं. उसके अलावा ये क्या करते हैं कि जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको एब्जॉर्ब करते हैं एंड उसको एब्जॉर्ब करने के बाद यूरिक एसिड में चेंज कर देते हैं. एंड बिकॉज हमारे जो कॉकरोचेस है वो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं इसलिए हम इनको यूरिकोटेलिक बोलते हैं. द नेक्स्ट जो ऑर्गेनिज्म है वो है फ्रॉग्स. फ्रॉग कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड फ्रेश वाटर एंड बिलोंग टू क्लास एम्फीबिया ऑफ फाइलम कॉर्डेटा. सो जो फ्रॉग्स हैं वो लैंड पे भी रह सकते हैं एंड वाटर पे भी रह सकते हैं, इसलिए हम इनको एमीफीबियंस बोलते हैं. एमीफीबिया मीन्स जो लैंड और वाटर बोथ जगह पे रह सकता है. तो फ्रॉग हमारा क्लास एमीफीबिया एंड फाइलम कॉर्डेटा को बिलोंग करता है. The most common species of frog found in India is Rana Telangana.
तो जो इंडिया में मोस्ट कॉमन स्पीसीज जो फ्रॉग की फाउंड की जाती है, जो देखा जाता है, उसको हम राना तिरंगाना बोलते हैं। दे डू नॉट हैव कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर, i.e. their body temperature varies with temperature of the environment. Such animals are called cold-blooded और pykilotherms. सो जो फ्रॉग है उसकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट नहीं रहता है। जैसे ह्यूमन्स है उनकी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट जो है वो 37 डिग्रीज होता है। जब हम बीमार पड़ते हैं तभी ये बढ़ता है, अदरवाइज़ ये हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो फ्रॉग्स के केस में ऐसा नहीं होता है, उनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली चेंज होता है। तो ऐसे एनिमल्स जिनका बॉडी टेम्परेचर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली चेंज होता है, तो वैसे टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम कोल्ड ब्लडेड या फिर पाइकिलोथर्म्स बोलते हैं। दे हैव द एबिलिटी टू चेंज द कलर टू हाइड देम फ्रॉम देयर एनिमीज कीमोफ्लेज। दिस प्रोटेक्टिव कलरेशन इज कॉल्ड मिमिक्री। सो जो भी हमारे फ्रॉग्स हैं उनके पास एबिलिटी है कि उनका जो कलर होता है उसके वजह से वो अपने आप को अपने एनिमीज से प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। तो जैसे कि फ्रॉग है, फ्रॉग हमेशा आपने देखा होगा ग्रीन या फिर मडी कलर का होता है, तो उसके वजह से वो कहीं भी घास में या फिर मिट्टी वगैरह में छिप जाता है और अपने एनिमीज से बच जाता है। तो इस टाइप की प्रोटेक्टिव जो वो प्रॉपर्टी यूज़ करता है प्रोटेक्टिव कलर की वजह से होता है, तो उसको प्रोटेक्टिव कलरेशन बोल रहे हैं एंड इस चीज़ को हम मिमिक्री बोलते हैं। फ्रॉग्स आर नॉट सीन ड्यूरिंग पीक समर एंड विंटर। During this period, they take shelter in deep burrows to protect them from extreme heat and cold. This is known as summer sleep estivation and winter sleep hibernation respectively. So जो frogs होते हैं जब बहुत ज़्यादा समर होता है एंड बहुत ज़्यादा विंटर होता है तो वो अपने आप को कहीं डीप बरोज में प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो उसमें क्या करते हैं कि जो समर में होता है तो वो क्या करते हैं बहुत सारा खाना वगैरह खा के कहीं पे अपने आप को छिपा लेते हैं। तो जो समर स्लीप होता है, जो जब हमारा हीट कंडीशन है, तो उसको हम एस्टिवेशन बोलते हैं। एंड जो विंटर स्लीप जो कोल्ड विंटर्स में होता है तो उसको हम हाइबरनेशन बोलते हैं। फ्रॉग रेस्पायर ऑन लैंड एंड इन वाटर बाय 2 डिफरेंट मेथड्स। इन वाटर स्किन एक्ट एज एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर इज एक्सचेंज थ्रू स्किन बाय डिफ्यूजन। तो फ्रॉग्स क्या करते हैं, वो लैंड पे भी रिस्पायर करते हैं एंड वाटर पे भी रिस्पायर करते हैं। तो जब वो वाटर में रिस्पायर करते हैं तो वो अपनी स्किन के वजह से रिस्पायर कर पाते हैं। तो उनकी स्किन जो है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह एक्ट करती है। तो जो भी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है वाटर में वो उनकी स्किन के थ्रू बाय डिफ्यूजन उनकी बॉडी में जाता है एंड वो रेस्पिरेशन करते हैं। ऑन लैंड द बकल कैविटी, skin and lung act as respiratory organ. The respiration by lung is called pulmonary respiration. So जब वो लैंड पे होता है तो क्या करता है, उनकी जो बकल कैविटी है फ्रॉग्स की, स्किन एंड लंग्स जो है ये तीनों एक साथ एक्ट करते हैं और रेस्पिरेटरी ऑर्गन फॉर्म करते हैं। एंड जो उनका रेस्पिरेशन जो लंग्स की हेल्प से होता है उसको हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं, बिकॉज वहाँ पे लंग्स इन्वॉल्व है इसलिए। द फ्रॉग एक्सक्रीट यूरिया and thus is a uricotelic animal. Excretory waste is carried by blood into kidney where it is separated and excreted. So जो frogs हैं उनकी बॉडी का जो वेस्ट होता है नाइट्रोजिनस वेस्ट वो यूरिया की फॉर्म में रिलीज़ होता है, इसलिए इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम यूरियोटेलिक बोलते हैं, यूरियोटेलिक एनिमल्स। और जो इनका वेस्ट होता है वो अगेन उनकी बॉडी का जो ब्लड है वो किडनी पे लेके जाता है, उनकी किडनी के पास लेके जाता है। देन किडनी वहाँ पे फिल्ट्रेशन करती है एंड आफ्टर फिल्ट्रेशन जो वेस्ट है वो उनकी बॉडी से बाहर निकल जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया और आप ये भी समझ गए होंगे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो उन सब चीज़ों को अच्छे से आप आपके सेपरेट नोट्स बना के रखें एंड वहाँ से आप उसको रिवाइज़ करते रहें।